चलिए जी, तो हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में बस एक चीज आपको बताई थी कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, उनके तीनों एंगल्स अगर इक्वल हैं, तो हम उनको बोल देंगे कि वो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की वजह से दोनों के दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी को जरूरी नहीं है कि हमेशा हम ट्रिपल ए ही बोले, हम डबल ए बोलेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि अगर कोई दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है ना, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी आगे चलते हैं इसमें। अगला क्राइटेरिया नोट करें, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्रिपल एस सिमिलैरिटी ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इसमें क्या है कि व्हेन ऑल द थ्री साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स। सर हाँ जी। सर अगर ट्राइंगल्स का पेपर एमसीक्यू में आएगा तो सर कौन से फॉर्म में आएगा? एमसीक्यू में अगर आएगा ना, तो आप ये देख लीजिए कि एक तो जो शुरुआत में हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, एक तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और दूसरा सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस में ना डायग्राम बनाकर देंगे वो आपको। और डायग्राम में मतलब इसका अगर आइडिया लेना हो ना, तो आरडी में जब ट्राइंगल्स खत्म होता है तो उसके बाद में आप देखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुत सारे, लगभग 50-60 क्वेश्चंस हैं, तो वहां से आइडिया लग जाएगा। समझ गए? यस सर। अब देखिएगा, मैं ये कहता हूँ यहाँ पर, व्हेन ऑल द थ्री साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इन द सेम रेशियो, द ट्राइंगल्स are said to be the triangles are said to be similar to each other, are said to be similar to each other। कैसे? हाँ, नहीं, इसमें ट्रिपल ऐसी होता है। ये है एबीसी, और एक दूसरा ट्राइंगल बना लीजिए डीईएफ। आप ऐसे मान लो कि मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, और ये 6 है, और ये 4 है, और ये 8 है। तो क्लियरली ए बी, ए बी कितना है 2, और इधर डीई कितना है 4, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, मतलब 3/6 कितना हो गया, 1/2, इज इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी, सी ए अपॉन एफ डी 4/8, ये भी 1/2, तो तीनों के तीनों इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे भाई, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF. Triangle ABC is similar to triangle DEF. तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया भी करा था 9th क्लास में, यहाँ पर कर रहे हैं ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया।
तो उसमें और इसमें अंतर क्या है कि वहां पर क्या होता था कि जो दो ट्राइंगल्स होते थे ना, उन दो ट्राइंगल्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती थी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो उनका रेशो है वो इक्वल है, यानी कि वो प्रोपोर्शनल है। समझ गए? तो ये अंतर है कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में। तो ट्रिपल एस सिमिलैरिटी हो गया क्राइटेरिया, ट्रिपल एस हो गया तीसरा, एस ए एस। एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर जो हमारा आईएसपी है हाँ उस पे जूम चल नहीं पा रहा है। अच्छा, ये सर तो मतलब बैन तो हो ही चुका है पहले से इंडिया में। क्या समझ में नहीं आया मेरे को, दोबारा बताओ। सर इंडिया में पहले से जूम बैन है ना, तो इस वजह से हमारा आईएसपी जो है मतलब जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन है उस पर चलता नहीं है जूम। अभी ये बैन? क्या चीज बैन है? जूम जूम कहाँ पर बैन है? इंडिया में रिकमेंड नहीं कर रहे ना जूम को। रिकमेंड नहीं करना अलग चीज है, बैन होना तो अलग चीज सर है ना। मैंने अपने आईएसपी से बात की, उसने मुझे यही बताया। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर इंडिया में बैठा हुआ हूँ और मेरी तरह न जाने कितने सारे यूजर्स हैं जो जूम यूज कर रहे हैं, और हमने तो प्रॉपरली उनके टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करके इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है। यस सर, बट मेरे इस पे चलता ही नहीं है। मैंने भी इसमें नहीं उसे यही चलता? चीज बोली थी, आईएसपी जो हमारा है यहाँ पे। अच्छा, अब बताइए इसमें क्या बताऊँ मैं आपको। तुम आ सकते हो यहाँ पर पढ़ने, आ सकते हो? यस सर, ट्राई करता हूँ एक बार मॉम डैड से आज डिस्कस करना है। देखो, देख लो, मतलब दो टाइमिंग है अभी तो। जैसे मैं आज कॉमन ले रहा हूँ क्लास, कल कॉमन लूंगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों की सेपरेट करने वाला हूँ, वही जो पहले टाइमिंग था। तो चाहे तो 3:30 बजे वाले में आओ, चाहे 8 बजे वाले में आओ, आ सकते हो। अभी जब तक थोड़ा सिचुएशंस तो अभी धीरे धीरे ठीक ही हो रही हैं, फिर भी हम मास्क लगाकर पढ़ा रहे हैं, आप भी मास्क लगाकर आ सकते हो। ओके सर। हाँ तो देखिएगा और मुझे बताना कि प्रॉब्लम क्या है। अगर कभी आओगे तो एक बार जिस भी डिवाइस से लॉग इन करते हो एक बार दिखाना, शायद मैं हेल्प कर ओके पाऊँ। सर। ओके सर। हाँ, ऐसे या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में मैंने बोला, एक ट्राइंगल को ले लिया ए बी सी और एक ट्राइंगल को ले लिया डी ई एफ। तो इसमें हम ये बोलते हैं कि इफ द रेशो ऑफ two pairs, if the ratio of two pairs of sides of two triangles are equal, are equal and the contained angle is equal, then the triangles are said to be similar to, then the triangles are said to be similar to each other। ठीक है? क्या होता है कि अगर कोई दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, जैसे मान लीजिए ये ए बी है, ये है 2 और ये डी ई है 4, और मान लीजिए ए सी है 4 और डी एफ है 8।
और ये जो बीच का एंगल है ये है 30 डिग्री और ये वाला भी 30 डिग्री है। तो इफ द रेशियो ऑफ टू पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स, टू पेयर्स मतलब एक पेयर तो हो गया ए बी और डीई, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू दूसरा पेयर है ए सी और डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू 1/2। देखो 2/4 करेंगे तो भी 1/2 आएगा, 4/8 करेंगे तो भी 1/2 आएगा। और इस वाली साइड को और इस वाली साइड को यूज कर रहा हूँ मैं इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में मैं इस साइड को और इस साइड को यूज कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच में, जिन दोनों को मैं यूज कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री। इन दोनों को जो मैं यूज कर रहा हूँ इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री। तो दोनों साइड्स जिनका रेशियो इक्वल है और जो बीच का एंगल है वो अगर इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, सास। सास हो गया फिर साइड एंगल साइड, भाई इधर साइड, इधर एंगल और इधर साइड, तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ बाय एसएएस साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ ये तो एसएएस हो गया। बस जी, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यही है हमारे पास। इसके बाद हम चलेंगे, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। आप आ जाइए, पहले एग्जांपल्स देखेंगे। पेज नंबर एनसीईआरटी का पेज नंबर 135 एग्जांपल नंबर 4। एनसीईआरटी का पेज नंबर 135 एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल 4 में फिगर दे रखी है। इन फिगर 6.29 इफ PQ is parallel to RS prove that triangle PQR is similar to triangle S triangle POQ is similar to triangle SOR। पहले जो फिगर दे रखी है वो फिगर ड्रॉ करेंगे। इधर है P, ये सेंट्रल पॉइंट है O, POQ SOR, POQ और SOR ये दे रखा है। अब इसमें देखिए PQ इज पैरेलल टू RS, तो ये गिवन है कि PQ जो है वो RS के पैरेलल है। गिवन PQ इज पैरेलल टू RS। टू प्रूव, प्रूफ देखिए क्या करना है। टू प्रूव ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR, ये चीज प्रूव करनी है। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। यहाँ पर आप ये देखिएगा कि जब ये दे रखा है PQ RS के पैरेलल है, तो फिर इसका मतलब ये एक ट्रांसवर्सल हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ गए? हाँ, इसी तरीके से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर, वो वर्टिकली अपोजिट। लेकिन क्या मुझे करके दिखाने की जरूरत है? क्यों? डबल ए क्राइटेरिया, बिल्कुल सही। तो हम ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR, इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR, सबसे पहले POQ का एंगल लिखूंगा। तो POQ का बेटा ये वाला एंगल लिखेंगे, एंगल OPQ, एंगल OPQ इज इक्वल टू, फिर SOR का ये वाला एंगल लिखेंगे, एंगल OSR।
एंगल ओ एस आर। इसी तरीके से फिर पीओ क्यू का ये वाला एंगल क्यू, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर एस। और रीजन में क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, सर ऑल्टरनेट इंटीरियर सॉरी एंगल्स। सॉरी सॉरी, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया by double A similarity criteria, triangle POQ is similar to triangle SOR. Triangle POQ is similar to triangle SOR. यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। और इसमें ना एक चीज और देख लेंगे, जब हम लिखेंगे ना कि कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है, तो लिखते टाइम एक चीज का और ध्यान रखना है हमें कि बराबर बराबर वाली पोजीशन, जिसको मैं बोलता हूँ कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एंगल है वही इक्वल होने चाहिए, उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए सीक्वेंस। देखो यहां पर मैंने बात करी है एंगल पी की, एंगल पी कौन से ट्राइंगल में, ओपीक्यू में, और एंगल एस कौन से ट्राइंगल में, ओएसआर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो पी है ये कौन सी पोजीशन पर लिखा हुआ है, पहली पोजीशन पर। तो जो एस है वो दूसरे ट्राइंगल की भी पहली पोजीशन पर ही लिखा हुआ होना चाहिए। तो पहली पोजीशन पर पी है तो यहाँ पर भी पहली पोजीशन पर ही एस है, तो इसका मतलब एंगल पी और एंगल एस इक्वल होगा। फिर इधर क्यू और इधर आर सेम पोजीशन पर लिखे हुए होने चाहिए। क्यू थर्ड पोजीशन पर लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, तो जो आर है वो भी थर्ड पर होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आर भी थर्ड पोजीशन पर। समझ गए? तो आप बराबर एग्जैक्ट पोजीशन पर, अगर कोई फर्स्ट पोजीशन पर इधर लिखा हुआ है तो इधर भी फर्स्ट पोजीशन पर ही लिखेंगे इक्वल एंगल को। अगर कोई थर्ड पोजीशन पर इधर लिखा हुआ है तो इधर भी थर्ड पोजीशन पर ही लिखेंगे, तभी वो दोनों ट्राइंगल्स का सीक्वेंस प्रॉपर माना जाएगा। समझ गए? तो याद रखिएगा कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल में दो चार छोटी मोटी चीजें लगा लेता हूँ कि भाई मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है, या मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी कि सम ऑफ एक्सटीरियर, ओ सॉरी, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, वो तो बचपन की कहानी हो गई। लेकिन यहाँ पर मेरे को ये चीज ध्यान रखनी है कि ट्राइंगल का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कहीं पर एबीसी लिखा हुआ है तो एबीसी का कुछ मतलब है, उसको पलट कर बीएसी या एसी भी मत लिख देना, ठीक है ना, सारी कहानी चेंज हो जाएगी। तो सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस वो चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें, बाकी ट्राइंगल्स में कुछ नहीं है। चलिए एग्जांपल नंबर 4 तो ये था, अगला एग्जांपल देखूंगा। एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि दो फिगर दे रखी है, ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल पी। ठीक है, चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में है, दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल बड़ा है। ए बी सी, ये है ए बी और सी। बेटा दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये है पी क्यू और ये है पॉइंट आर, पी क्यू आर। 3.86 और 3√3, 3√3।
एंगल क्या क्या दे रखे हैं, ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है 80 डिग्री, 60 डिग्री 80 डिग्री, और पी क्यू आर है 12 7.6, यह है 12, यह है 7.6 और 6√3, 6√3 ये दे रखा है। अब ये बोल रहे हैं कि आपको इस फिगर को ऑब्जर्व करना है और आपको एंगल पी फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिगर को ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है, ये ट्राइंगल में फिगर ऑब्जर्व करने का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कौन सा ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल के सिमिलर है। आप कहोगे भाई ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल है, यही तो सिमिलर होंगे और कोई तीसरा थोड़ी आ जाएगा कहीं से। तो समझिएगा कि ट्राइंगल ऐसे ही नहीं कि मैंने बोल दिया एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पहले देखूंगा कौन सा एंगल कौन से एंगल के इक्वल है, कौन सी साइड के प्रोपोर्शनल है, उसके हिसाब से फिर मैं सीक्वेंस डिसाइड करूंगा। देखिए कैसे, समझिएगा, एंगल का तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई भी दो एंगल हैं तो बराबर बराबर वाली पोजीशन के होने चाहिए। फर्स्ट पोजीशन का तो आप इधर फर्स्ट पोजीशन पर लिखेंगे किसी एंगल को तो उधर भी फर्स्ट पोजीशन पर लिखेंगे, इधर सेकंड पर लिखेंगे तो उधर भी सेकंड पर लिखेंगे, ऐसा करना होता है। अब यहाँ पर एंगल तो दो ही दे रखे हैं, बाकी तो सारी साइड ही साइड दे रखी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे ना एक चीज साफ समझ में आती है, ये 3.8 है, ये 7.6 है, डबल हो गया। 3.8 का डबल होता है 7.6, ये 6 है, ये 12 है, 6 टू द 12, ये भी डबल हो गया। ये 3√3 है और ये 6√3 है, ये भी डबल है। इसका मतलब साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे वो देखो जरा। है बेटा है। अब जरा देखो, सबसे पहले मैं ए बी की बात करता हूँ, तो ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 3.8 अपॉन 7.6। तो 3.8 टू जा 7.6 होता है, तो ये हो गया 1/2। फिर अगला मैं देखूंगा बी सी अपॉन पी क्यू 6/12, 6 1 जा 6 2 जा, ये भी 1/2। फिर हम देखेंगे ए सी और पी आर, तो ए सी कितना है 3√3 और पी आर कितना है 6√3। √3 से √3 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 हो गया। तो अब हम इन तीनों को इक्वल लिख देंगे। ये तरीका है, तरीका सब बच्चे ध्यान से समझना। ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा क्या करना होगा इसमें हमें। अब आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी एक दो तीन, तीन रेशो इक्वल है, कोई भी दो रेशो पकड़ो, कोई भी दो रेशो। तो मैंने क्या करा, पहला और दूसरा ले लेता हूँ। हमने इस दूसरे को पहले और दूसरे को ले लिया। आप चाहो तो दूसरा तीसरा ले सकते हो, आप चाहो तो पहला तीसरा ले सकते हो। ठीक है, ट्रिपल एस के केस में खास तौर पर ये काम करना होगा मुझे। तो मैंने क्या करा, मैंने पहला और दूसरा ले लिया। अब देखिएगा, और आप ये देखेंगे कि ये जो रेशो है ना, इनमें कहीं ना कोई अल्फाबेट कॉमन जरूर आएगा। देखो कैसे, मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पर ए बी अपॉन आर क्यू, ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन पी क्यू। तो मुझे क्या करना है, ये ऊपर जो है ए बी और बी सी, ये कौन से, ये इस वाले ट्राइंगल के हैं। नीचे आर क्यू और पी क्यू, ये कौन से वाले, ये इस वाले ट्राइंगल के हैं। तो मैं क्या करूंगा, ए बी और बी सी को कंबाइन कर दूंगा, ए बी और बी सी को कंबाइन कर दूंगा। और याद रहे, जो कॉमन जो एक टर्म कॉमन है ना दोनों में, जो एक अल्फाबेट कॉमन है वो बीच में आना चाहिए। तो बी कहाँ आ रहा है, ए के बाद में, और सी, बी कहाँ आ रहा है यहाँ पर, सी के पहले। तो जब मैं इसको कंबाइन करूंगा तो बी और बी ओवरलैप करके ट्राइंगल एबीसी बना देंगे, बी और बी ओवरलैप कर जाएंगे। तो ए बी और बी सी, तो बी और बी ओवरलैप करके क्या बन जाएगा, ए बी सी। लेकिन यहाँ पर क्यों सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ सेकंड, तो इसको पहली पोजीशन पर लिखो। ठीक है, मैं इसको ऐसा करूंगा, ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन, ये जो पी क्यू है इसको पलट कर क्यू पी तो लिखा जा सकता है ना। तो अब आप ये देखिए, जब ए बी और बी सी कंबाइन करेंगे
तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एबीसी। और जब आर क्यू और क्यूपी कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल आर क्यू पी बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बताइए क्लियर है कि नहीं? ऑनलाइन वाले Yes, बच्चे sir. बताइए, Yes, sir. बच्चे शांत बैठे हुए हो? सक्षम, समझ में आया? यस सर। विदिशा, प्राजक्ता, पावनी, न्यासा, क्षितिज, बताइए Yes, sir. Yes, sir. सभी को क्लियर है? ईशिता, इंदर, दिव्यांशी, दिशा, आशुतोष, Yes, sir. Yes, सर ठीक है? चलिए जी, तो ये तरीका याद रखिएगा कि ओवरलैप करना है, और ओवरलैप करेंगे तो जो अल्फाबेट कॉमन है वो बीच में लेंगे आप, समझ गए? ठीक। हम इससे क्या पता चलेगा, ऑब्जर्व तो कर लिया, अब उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने पूछा था बेटा एंगल पी बताओ, तो एंगल पी है तीसरी पोजीशन पर, और यहाँ तीसरी पोजीशन पर है सी, तो एंगल पी विल बी इक्वल टू एंगल सी, और एंगल सी मेरे पास है नहीं, समझ रहे हो? एंगल पी मैं बोलूंगा देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 प्लस 60, समझ गए? भाई अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालोगे तो ये 40 डिग्री तो आ रहा है, तो सीधा सीधा 40 डिग्री लिखो इसको, सीधा 40 डिग्री लिखिए। वैसे भी लेवल 1 जो है आपका, लेवल 1 कह रहा हूँ सॉरी, जो टर्म 1 के आपके एग्जाम है उसमें आपको वो दिखाना तो है नहीं बाई यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी और ये और वो, अब तो एमसीक्यू है। एमसीक्यू है तो अगर किसी बच्चे को शॉर्टकट में भी लगता है कि मैं शॉर्टकट में कर सकता हूँ फटाफट, तो कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टेप्स जो है वो मैं आपको ज्यादातर जो सिखा रहा हूँ वो इस वजह से सिखा रहा हूँ कि कोई भी चीज अगर हम पहली बार समझ रहे हैं तो पहली बार हम स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे, उसके बाद फिर फटाफट फटाफट शॉर्टकट में करेंगे, ठीक है? चलिए जी, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 था, फिर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। अब क्या है कि चीजें तो सीधी सीधी हैं, ठीक है, सीधी सीधी हैं, सीधी सीधी चीजों को घुमा कर देते हैं और फालतू में टेंशन कर देते हैं बच्चों को, फालतू में क्वेश्चन को टफ बना देते हैं। टफ नहीं है कुछ भी, अगला उठाते हैं क्वेश्चन, उसमें भी घुमा कर दे रखा है चीज को, सीधा सीधा दे देंगे तो समझ में ही आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 इन फिगर 6.31, तो फिगर दे रखी है 6.31 फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ए डी ओ, इधर है ए, इधर है डी, इधर है ओ, और फिर बी और सी, बी और सी ये दे रखा है। इन फिगर 6.31 ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, कुछ दे रखा है यहाँ पर, गिवन ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ बी है, सॉरी ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, ओ सी इंटू ओ डी। शो दैट, प्रूव करना है हमें, टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो मुझे ये शो करना है कि ये जो एंगल ए है ना ये एंगल सी के इक्वल है, और जो एंगल बी है ये एंगल डी के इक्वल है। ये कैसे शो कर सकते हैं हम?
सबसे पहले मुझे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ही प्रूव करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे इसमें ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाइड बाई ओ डी, ये दे रखा है। तो आप ये देखो, ये ओ ए इंटू ओ बी है, तो ओ ए जो है वो तो इस छोटे ट्राइंगल में लाई कर रहा है और ओ बी इस बड़े ट्राइंगल में लाई कर रहा है, समझ गए। फिर ओ सी इंटू ओ डी, तो ओ सी अगेन बड़े ट्राइंगल में लाई कर रहा है और ओ डी छोटे ट्राइंगल में लाई कर रहा है। तो क्या करो, हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर भी था ए बी अपॉन आर क्यू था, है ना। तो ए बी क्या था, इस ट्राइंगल का, और आर क्यू क्या था, इस ट्राइंगल का। तो दोनों अलग अलग ट्राइंगल के थे, उन्हीं का तो रेशो लेते हैं, ठीक। फिर अगला देखो बी सी अपॉन क्यू पी, तो बी सी क्या था, इस ट्राइंगल का था और क्यू पी इस ट्राइंगल का। तो अलग अलग ट्राइंगल का रेशियो लेते हैं, मतलब न्यूमरेटर में एक ट्राइंगल अपॉन डिनोमिनेटर में दूसरा ट्राइंगल की साइड। फिर न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर में उसी ट्राइंगल की साइड, पहले वाले ट्राइंगल की साइड, अपॉन डिनोमिनेटर में दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड, ऐसे लिया जाता है। अब देखो देखो यहाँ छोटा वाला ट्राइंगल है ओ ए, तो इसकी साइड यहाँ ओ ए लिखी हुई है, इसको यहीं लिखा रहने दो। और ये जो ओ बी है, ये बड़े ट्राइंगल की साइड है, इसे नीचे ले जाओ। तो इसको ओ बी को तो मैं ले जाऊंगा नीचे यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये सोचो कि ओ बी को तो मैं नीचे ले गया, मतलब बड़े वाले ट्राइंगल को तो मैं नीचे ले गया, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड को। तो यहाँ छोटा ट्राइंगल ओ ए है, तो इसमें बड़ा ट्राइंगल की साइड यहाँ पर भी नीचे ही लेकर आऊंगा। तो बड़ा ट्राइंगल की साइड क्या है, ओ सी, तो ये जो ओ सी है, इस ओ सी को यहाँ ले आओ नीचे, करा जा सकता है, ठीक है भाई। यहाँ पर ये ओ बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओ बी कौन से ट्राइंगल की साइड है, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, ठीक है। तो इस ओ बी को मैं नीचे ले गया, नीचे ले जाने का मतलब कहाँ है, डिनोमिनेटर में सेट कर दिया इसको ले जाकर, ठीक है। तो इसी तरीके से इधर भी आप डिनोमिनेटर में बड़े वाले ट्राइंगल को ही सेट करोगे। तो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड कौन सी है इन दोनों में से, ओसी। तो इस ओसी को यहाँ ले आओ इसके डिनोमिनेटर में, नहीं समझे। अभी देखो ये क्या हो गया, ओ ए अपॉन ओ सी, ओसी को इधर ले आया और इस ओबी को इधर ले गया, तो ओडी अपॉन ओबी। बताइए क्लियर है कि नहीं, बताओ बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे, क्षितिज क्लियर है, Yes, sir. sir. Yes, sir. अमन अक्षत आदित्य बताइए, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए अक्षत, Yes, बोलो। sir. चलिए ठीक है, तो फिर मैं आगे चलता हूँ, आप ये देखिएगा। अब ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, दो साइड का रेशियो तो इक्वल आ गया। काश तीसरी साइड का भी आ जाता, लेकिन तीसरी साइड का रेशियो इक्वल है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, वो दे नहीं रखा क्वेश्चन में। अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल दे रखी होती तो मैं कुछ सोचता, वो नहीं दे रखा है। चलिए जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखाई दे गया इनको, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज कर सकते हैं फिर। हाँ देखो, मैं कहूंगा एंड एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। रीजन में लिखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है। तो अब इससे क्या फायदा हुआ, आप ये देखिए ओ ए अपॉन ओ सी, तो ओ ए कौन सी साइड है, ये वाली, और ओ सी ये वाली। ओ डी अपॉन ओ बी, तो ओ डी ये वाली साइड और ओ बी ये वाली साइड। तो इधर ये वाला साइड और ये वाला साइड यूज कर रहा हूँ और इसके बीच वाला एंगल, इधर ये वाला साइड और ये वाला साइड यूज कर रहा हूँ और इसके बीच वाला एंगल, तो साइड एंगल साइड हो गया, नहीं समझे। दोबारा बताऊं, देखो हमने कहा ओ ए अपॉन ओ सी, तो इस छोटे ट्राइंगल की साइड कौन सी ली मैंने, ओ ए, और बड़े ट्राइंगल की साइड ली मैंने ओ सी। फिर ओ डी अपॉन ओ बी, तो छोटे ट्राइंगल की साइड ली ओ डी और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ली ओ बी है। और क्या क्या साइड यूज करी मैंने, ओ ए, छोटे की बात करो तो ओ ए ओ डी, ओ ए और ओ डी, और इसके बीच का एंगल ये एंगल ए ओ डी, साइड एंगल साइड। इसी तरह से बड़े ट्राइंगल की बात करें तो ओ सी ओ बी और इसके बीच वाला एंगल ये, तो साइड एंगल साइड हो गया। बताइए जी, क्लियर है सबको, Yes, sir. समझ गए। चलिए मैं आगे चलता हूँ फिर। देयरफॉर पावनी समझ में आ गया, Yes. ओके। बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया
अब ऐसे ही नहीं लिख देना कि कोई भी ट्राइंगल किसी के भी इक्वल, ठीक है। देखो एक एंगल दे रखा है तो बात नहीं बनेगी, एक एंगल है, लेकिन दो साइड्स का रेशो तो दे रखा है, दो साइड्स का रेशो तो दे रखा है, तो उसका तो मेरे को तरीका पता है कैसे करना है भाई। ऐसे है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, देखो ओ ए और ओ डी है ना, तो इसको चाहे तो रफ में लिख लेना ऐसे। तो ऊपर वाले जो दोनों हैं न्यूमरेटर, उसमें ओ कॉमन आ रहा है, तो मैं ओ ए को लिख दूंगा बेटा ए ओ, और इधर लिख दूंगा ओ डी, ताकि जब कंबाइन करूं तो ए ओ डी बन जाए। अपॉन यहाँ पर सी ओ लिखो, सी ओ, और यहाँ पर ओ बी है ही, तो जब कंबाइन करेंगे तो ये सी ओ बी बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। भाई ऐसे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल एओडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीओ, और ओबी को कंबाइन करेंगे तो ट्राइंगल सीओबी। ट्राइंगल एओडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीओबी। फिर आप ये देखिए, मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, हो गया। सीपीसीटी कभी यूज मत करना इसमें, क्योंकि वो होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और कॉन्ग्रुएंट नहीं है ट्राइंगल तो सिमिलर है। तो कुछ बच्चे ये लिख देते हैं, कुछ ज्यादा होशियार टीचर भी लिख देते हैं सीपीएसटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये भी कुछ नहीं होता, कुछ लिखना ही नहीं है, वो सीपी सीटी और सीपीएसटी कुछ नहीं लिखना, सीधा लिखो पहली पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है एंगल ए, इधर पहली पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है एंगल सी, सीधा लिखिए। इट इम्प्लाइज दैट, ये साइन होता है इक्वालिटी का साइन लगाकर और एरो बना देना है, इसको कहते हैं इट इम्प्लाइज दैट। इट इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही मतलब होता है, नहीं समझे, इसका मीनिंग होता है मतलब, इसका मतलब हाँ, ठीक। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड बी इज इक्वल टू डी, तो तीसरी पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है डी, और इधर तीसरी पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है बी, हो गया प्रूफ। एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूव्ड। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ कोई सीपी सीटी सीपीएसटी कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखें। बताइए क्लियर है सब बच्चों को, प्राजक्ता न्यासा बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, चलिए आगे चलता हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे। बस अभी 1 मिनट वेट करिए, पानी पीकर आ रहा हूँ। 8:30 जैसे 8 से 9 का क्लास होती है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ना 8:30 के बाद, मतलब 8:30 के बाद, मतलब 1 मिनट या 2 मिनट बाद ही उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है।
दो तीन बच्चे ऐसे हैं, कुछ दो तीन बच्चे ऐसे हैं कि 8:45 के बाद उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, कुछ बच्चों की 8:50 के बाद। 8:55 के और 9 के बीच में तो मुझे लग रहा है कम से कम 6-7 बच्चे ऐसे हैं जिनके नेटवर्क में अचानक से कुछ एरर आ जाता है, ज्वाइन ही नहीं कर पाते। कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है बच्चों को इस बार, नहीं? चलिए अगला देखते हैं, ये मिटा रहा हूं इधर से। एग्जाम्पल नंबर 7 है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. एग्जाम्पल नंबर 7, यहां पर समझिए कि ये तो लैंप पोस्ट है, बल्ब लगा हुआ है, इसको पॉइंट ए बोल दिया, इसको पॉइंट बी बोल दिया लैंप पोस्ट को। लैंप पोस्ट मतलब एक पोल है, उस पोल के ऊपर बल्ब लगा हुआ है जिससे रोशनी हो, क्या? बिल्कुल सही, स्ट्रीट लाइट है। अब एक लड़की है, उसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, तो ऐसे बना लिया। एंड शी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस लैंप पोस्ट। क्या? हाँ, तो अब क्या इसमें करेंगे? सर हाँ जी बताइए। सर एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ बता रहा हूँ कि ये एक लैंप पोस्ट है। लैंप पोस्ट का मतलब क्या है कि जैसे स्ट्रीट लाइट है और एक लड़की है, उसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, तो वो इस लैंप पोस्ट से थोड़ा दूर की तरफ जा रही है, समझ गए? यस सर। है ना? अब देखिएगा, ये जैसे लैंप पोस्ट है तो इसकी कुछ हाइट होगी, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रही है ग्राउंड के साथ में। फिर ये जो गर्ल है इसकी 90 सेंटीमीटर हाइट है, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना लिया, ये हटाओ, एक स्ट्रेट लाइन बना लिया हमने, और इसको बोल दीजिए आप सी, और इसको बोल दीजिए डी। अब एक डॉटेड लाइन से ऐसे इसको ज्वाइन करिए। वो पूछ रहे हैं कि जो गर्ल है उसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, तो ए बी सी डी, इस पॉइंट को बोल दीजिए ई, और ये हाइट हो गई 90 सेंटीमीटर। is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो गर्ल चल रही है ना, इसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ गर्ल is 1.2 मीटर पर सेकेंड। 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिएगा, उन्होंने बोला कि 4 सेकंड बाद इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, ये जो लैंप है इट इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 3.6 मीटर ऊंचाई पर लैंप लगा हुआ है, ठीक है? और फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो उस लड़की की शेडो, जो उसकी परछाई है, उसकी आपको लेंथ बतानी है 4 सेकंड के बाद। तो वो यहीं पर खड़ी हुई थी लैंप पोस्ट पर ही, ठीक है? और उसने यहाँ से अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट उसने चलना शुरू करा। तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है? तो मैं ये बोलूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर इन 4 सेकेंड्स इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 1.2, और टाइम कितना है? 4 सेकेंड। कितना हो गया?
4.8 मीटर, 4.8 मीटर हो गया, इतना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा। और ये 4.8 मीटर क्या है, ये BC है, इज इक्वल टू BC। ये समझ में आ गया बेटा सबको? ये बता दीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास 4.8 मीटर आ गया। ये इतना कर लीजिए। अब ये जो CD है, इस CD की लेंथ निकालनी है, मतलब CD ही तो उसकी लेंथ ऑफ शेडो है, लेंथ ऑफ हर शेडो, ये है CD। अब देखो क्या करना होगा मुझे इसमें। अब देखिएगा, CD हो गया लेंथ ऑफ हर शेडो। अब मुझे CD की लेंथ निकालनी है, उसके लिए मैं एक काम करूंगा, इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल लीजिए ABD, इन ट्राइंगल ABD, एंड दूसरा लीजिए छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ECD। मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिए, ABD और ECD। तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरा ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC, ब्रैकेट में हम लिखेंगे कॉमन एंगल। ये हो गया कॉमन एंगल। तो दो एंगल इक्वल हो गए, बहुत है मेरे लिए, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, बताइए ठीक है ना? दो एंगल मिल जाए, जरूरत ही नहीं है तीसरा देखने की। बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अब देखिए कौन कौन से ट्राइंगल को सिमिलर बोलूंगा। ये इसका B एंगल और इसका C एंगल, इसका एंगल B और इसका एंगल C। तो इधर लिखो पहले B, फिर इधर लिखो C, लिख लिया। उसके बाद इसका भी D और इसका भी D, दोनों में एंगल D है, तो इधर लिखो D, B के बाद लिखा है D, तो इधर C के बाद लिख लो D, सेकंड पोजीशन पर लिख लो D, है ना? अब एक अल्फाबेट बचा A, तो A को लिखो फर्स्ट पोजीशन पर, दूसरा एंगल अल्फाबेट इसमें बचा E, इसको भी लिख लो फर्स्ट पोजीशन पर, चाहो तो थर्ड पोजीशन पर लिखते, तो फिर A को भी थर्ड पर लिखते और E को भी थर्ड पर लिखते। अब यहाँ ट्राइंगल का साइन बनाओ, यहाँ ट्राइंगल का साइन बनाओ, और सिमिलर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECD। समझ गए? अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर होने का मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज दैट पहला और दूसरा अल्फाबेट AB और इसका और पहला और दूसरा अल्फाबेट क्या है EC, तो AB अपॉन EC इज इक्वल टू सेकंड थर्ड अल्फाबेट इसका और सेकंड थर्ड अल्फाबेट इसका, तो BD अपॉन CD, फिर फर्स्ट एंड थर्ड अल्फाबेट इसका AD और फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट इसका AD अपॉन ED। ठीक है, समझ गए? इतना क्लियर? इसके बाद Yes, देखिए, sir. ठीक है, इसके बाद अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे तो बेटा ये CD कैलकुलेट करना है, करेंगे अभी। तो AB देखिएगा, AB कितना है 3.6 मीटर अपॉन EC कितना है 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर को बेटा मैं लिखूंगा 90 अपॉन 100, क्योंकि मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में, है ना? ये मीटर हो गया। फिर BD जो लेंथ है उसको मैं लिखूंगा BC प्लस CD, BC प्लस CD, और डिनोमिनेटर में CD ये मुझे पता नहीं है कि कितना है, चलो करते हैं इसको भी। इज इक्वल टू AD अपॉन ED वो लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं है ना? कोई दो ले लेते हैं, तो हमने ये दोनों ले लिया। बताइए जी, क्लियर है इतना? ये जो BD है, ये BD पूरी लेंथ है, तो इसको मैंने BC प्लस CD लिख लिया। चलिए
अब क्या करेंगे, अब ये 0 से ये 0 कट गया और ये 10 जो है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, या 0.9 बोल दो इसको, 3.6 अपॉन 0.9, और इनको ना स्प्लिट कर लो ऐसे, ये क्या हो गया, BC अपॉन CD प्लस CD अपॉन CD, CD से CD कट गया, क्या बचा, 1 बचा केवल, है ना। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 9 4 जा 36, तो ये आ गया 4 इज इक्वल टू BC अपॉन CD। BC कितना है, BC अभी अभी निकाला था 4.8 अपॉन CD मुझे कैलकुलेट करना है प्लस 1, 1 को इधर ले जाओ, तो ये हो गया 4.8 अपॉन CD, और ये प्लस 1 है, इसको इधर ले आएंगे, तो 4 माइनस 1, तो 4.8 अपॉन CD इज इक्वल टू 3। हाँ जी, 3CD, 3 इंटू CD इज इक्वल टू 4.8, 3 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, 4.8 अपॉन 3 कितना हो गया, 1.6, तो CD इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ये क्या है, लेंथ ऑफ अ शेडो। बताइए जी, क्लियर है। यस सर। Yes, sir. चलिए जी, नोट करिए सभी बच्चे। अच्छा, अब जो अगली एक्सरसाइज है आपकी इसमें 6.3, ठीक है, कोशिश करिए जितने भी क्वेश्चंस आपसे हो जाते हैं कोशिश करिएगा, और जो भी डाउट आए वो मेरे से पूछना। मोस्ट प्रोबेबली कल आपकी कॉमन क्लास ही रखूंगा ट्रायंगल्स की ही, और 3:30 बजे रखूंगा मैं, ठीक है। बता दूंगा अगर चेंज हुआ तो, या तो 3:30 होगा या 8 से 9 होगा, मोस्ट प्रोबेबली 3:30 ही रखूंगा। तो जो भी डाउट्स हो आपके, तब तक बेटा पूरी प्रैक्टिस कर लेना और पूछ लेना, ठीक है। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। Thank you, sir. चलिए, ओके।